देखो, इसके पहले पहला चैप्टर में समाप्त कर दिया था। उसमें क्वेश्चन बच्चों को भेजा गया था। बहुत सारे बच्चों ने अपना क्वेश्चन का आंसर भेज दिया है, बहुत सारे बच्चों ने नहीं भेजा है। जिसने नहीं भेजा है वो ट्राई करो जल्दी भेज दें, क्योंकि फिर ये समाप्त हो जाएगा। जिसके बाद इसके चैप्टर के अंदर ही क्वेश्चन जाएगा तो तुम्हारे पास काम बढ़ता जाएगा, इसलिए उस काम को निपटाते चले जाओ। आज हम क्लास 12 का दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये आज स्टार्टिंग क्लास है सेकेंड चैप्टर का। ये कई क्लास में समाप्त होगा, आज पहला क्लास है इसका। टिपिकली ये फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब होता है जिस प्लांट में फ्लावर लगता हो। तुमने देखा होगा नेचर में बहुत ऐसे प्लांट्स हैं जहां फ्लावर नहीं लगता है, बहुत में फ्लावर लगता है। जिससे फ्लावर लगता है उसको एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स भी कहते हैं। जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हुआ। इस एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को हम 6 भाग में बांट सकते हैं। नाम है रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। इस 6 में से 3 पार्ट रूट, स्टेम, लीफ लिखा है यहां। रूट, स्टेम एंड लीफ आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स। क्यों नाम पड़ा वेजिटेटिव पार्ट्स? बिकॉज these parts are responsible for the growth of the plant's body। ये तीनों पार्ट्स प्लांट का ऐसा पार्ट्स है जो प्लांट्स के बॉडी को ग्रोथ करने में मदद करता है। जो पार्ट्स बॉडी को ग्रोथ में मदद करता है इसको कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। ये तीनों मदद का नाम हुआ तीनों का वेजिटेटिव पार्ट्स। लेकिन फ्लावर, फ्रूट एंड सीड, ये तीनों पार्ट्स को रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं, क्योंकि यही तीनों पार्ट्स मिलकर के प्लांट में रिप्रोडक्शन करता है, नए प्लांट का जन्म देता है, नए प्लांट को बनाता है। इस 6 में भी इस रिप्रोडक्टिव पार्ट जो 3 है, उस 3 में फ्लावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी फ्लावर से फ्रूट बनता है, इसी फ्रूट में सीड बनता है। इसका मेन रूप से फ्लावर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ। अगर फ्लावर नहीं रहेगा तो फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर होता है। अब एक टिपिकल फ्लावर, किसी प्लांट का नाम लिखे। टिपिकल फ्लावर में कितने सारे कौन कौन स्ट्रक्चर होता है। एक फ्लावर को देखते हैं, वह स्टेम के या उसके ब्रांच के नोड से अटैच रहता है, जुड़ा होता है। जोड़ने के लिए जो पतली सी धागा की तरह डंठल होता है उसको स्टॉक कहते हैं। द स्टॉक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसेल। उस फ्लावर के स्टॉक को पेडिसेल कहते हैं। और उसके टिप, जैसे मान लिया जाए अगर ये फ्लावर है, यहां इसका स्टॉल का निचला पोर्शन है जो प्लांट के नोड से जुड़ा रहता है, इसके सबसे ऊपर का पोर्शन को हम थैलमस कहते हैं। और उसी थैलमस से फ्लावर के जितने पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स अटैच रहते हैं। एक फ्लावर में प्रायः 4 पार्ट्स होते हैं। ये चारों पार्ट्स का दूसरा नाम है फ्लोरल मेंबर्स भी नाम है। इस 4 में कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोसियम होता है, गायनोसियम होता है। ये सभी के सभी जो फ्लोरल पार्ट्स हैं या मेंबर्स हैं वो एक रिंग के रूप में अरेंज रहता है, और इस रिंग को कहते हैं होल कहते हैं। देखो, हमने देखा था इसके ठीक पहले कि टिपिकल फ्लावर में 4 पार्ट्स होते हैं। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। सबसे पहला है कैलिक्स। जब किसी फ्लावर को हाथ में लेकर के देखें या फ्लावर जब खिला हुआ नहीं रहता है, बड स्टेज में रहता है, उस समय में देखें
तो सबसे बाहर की तरफ जो पार्ट दिखलाई देता है उसको कैलिक्स कहते हैं। मतलब कैलिक्स है क्या? ये किसी भी फ्लावर का सबसे पहला और सबसे बाहर का पार्ट्स होता है। और इसका कलर देखेंगे जनरली ग्रीन होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। जैसे हाथ में बहुत सारे उंगलियां हैं, जब पंखा चलती है तो बहुत सारे लीफ होते हैं, उसी तरह अगर हम कैलिक्स में देखें तो उससे कई मेंबर्स होते हैं। एक मेंबर का नाम होता है सेपल, और ये जो कैलिक्स है उसका मेन फंक्शन होता है क्या, कि जब बड स्टेज में रहता है फ्लावर, उस समय में बाकी सारे मेंबर का प्रोटेक्शन करना, सुरक्षा करना। एक और काम करता है, चूंकि इसमें क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस कर लेता है। मेन काम है सुरक्षा करना, फोटोसिंथेसिस में काम तो फ्लावर लीफ का है, लेकिन चूंकि इसमें क्लोरोफिल है तो थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस कर देता है। फ्लावर का दूसरा पार्ट है कोरोला। ये कैलिक्स के ठीक अंदर ये सेकेंड होल है, जो कहां रहता है, कैलिक्स के ठीक अंदर रहता है, और ये प्राय कलर्ड होता है। यदि हम गुलाब के फूल को देखते हैं, कौन सा कलर है जी, तो लाल है, सर पिंक है। अड़हुल का फूल देखते हैं, तो लाल है। तो फूल लाल है, लाल रंग जो आया वो कौन सा पार्ट है, वही पार्ट है कोरोला। ये कोरोला इसका मतलब फ्लावर का वो पार्ट है जो रंगीन होता है। और साथ साथ कई ऐसे फ्लावर हैं जिसका कोरोला सेंटेड भी होता है, सुगंधित होता है। इसलिए कई फ्लावर को नाक में लेके सूंघते रहते हैं, उसका सुगंध अच्छा होता है। कभी कभी इसके बेस में देते हैं कुछ ग्लैंड्स होता है, नाम है सेक्रेटरी ग्लैंड्स। और ग्लैंड्स का काम है कुछ रस निकालना, उस रस को कहते हैं नेक्टार। ये देख रहा हो तो सबसे कॉमन है अड़हुल का फूल। उसके पीछे के कैलिक्स को हटा देते हैं, थोड़ा सा छू के देखते हैं, चिपचिपा फ्लूइड रहता है, और चख के देखते हैं तब मीठा लगता है, नेक्टार है वो। तो इसका नेक्टार बनता कहां से है? तो कुछ कोरोला है जिसके बेस में सेक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं, जिससे यह रस निकलता है, इसका नाम नेक्टार होता है। कोरोला का जो एक मेंबर है, प्रत्येक मेंबर का नाम होता है पेटल। इसका काम क्या है? इसका मेन फंक्शन है फ्लावर को सुंदर सुंदर रंग देना, ब्यूटीफुल है। और साथ साथ क्यों फ्लावर इतना रंगीन होता है या सेंटेड होता है? ताकि एनिमल को अट्रैक्ट करे फॉर द पॉलिनेशन। अब यहां प्रश्न आता है पॉलिनेशन क्या है? इसी चैप्टर में आगे की तरफ डिटेल में है, यहां नहीं बताएंगे। बस इतना याद रखना है कि ये अट्रैक्ट करता है एनिमल को पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन क्या है बाद में बता देंगे। एक और थोड़ी स्पेशल बात यह है कि कुछ प्लांट्स हैं जिसमें कैलिक्स और कोरोला दोनों जो है कलर में एकदम बिल्कुल समान होता है। वहां यह पहचानना मुश्किल है कि कौन कैलिक्स है कौन कोरोला। इन सच केस, ऐसे केस में तब दोनों फ्लोरल मेंबर को कॉमनली दोनों को मिला के कहते हैं पीरियंथ। एक मेंबर का नाम होता है पेपर। और ऐसा कहां पाया जाता है? एग्जाम्पल है, एक प्लांट होता है लिली, उसके फ्लावर में दिखलाई देगा कि कैलिक्स और कोरोला दोनों का कलर बिल्कुल एक जैसा होता है। वहां उसका नाम कैलिक्स है, कोरोला का नाम होगा पीरियंथ। थर्ड मेंबर है एंग्लोसियम। ये बनाता है किसी फ्लावर का थर्ड होल, बनाता कहां है? कोरोला के ठीक अंदर। इट इज ओनली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर। फ्लावर में यही एकमात्र पार्ट्स है जो मेल है। इसके एक मेंबर का नाम होता है स्टेमन, और इसका मेन फंक्शन होता है पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन करना मैच्योरिटी के बाद। और यही पॉलन ग्रेन है जिसके अंदर आगे डिटेल में पढ़ेंगे
मेल गैमेट होता है, इसलिए नाम का है मेल गैमेटोफाइट। और चौथा और अंतिम मेंबर है डायनेशियम। इट फॉर्म्स द फोर्थ एंड सेंट्रल होल ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर का चौथा मेंबर है और एकदम बीचों बीच में रहता है, ठीक सेंटर। यही एकमात्र फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। जैसे ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। इसके एक मेंबर का नाम होता है पिस्टिल, पिस्टिल या कार्पेल। इट्स चीफ फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एग या ओवम। इसका मेन काम है एग या ओवम का प्रोडक्शन करना। एक और चीज है, ये जो चार मेंबर है कैलिस, कोरला, एंडियोसियम, गाइनेशियम, इस चार में जो दो मेंबर है कैलिक्स एंड कोरला, इसको हेल्पिंग या नॉन एसेंशियल पार्ट्स कहते हैं फ्लावर का, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन का काम नहीं करता है, मदद करता है। और रिप्रोडक्शन का काम मेन रूप से करता है कौन? एंडोशियम और गाइनेशियम। इसलिए इस दोनों को फ्लावर का एसेंशियल पार्ट कहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं। इसको दोनों को, कैलिक्स और कोरला को, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं। अब आगे एंडोशियम, गाइनोशियम को डिटेल में पढ़ना होगा, जो अब शुरू करते हैं आगे। इसके पहले बता चुके हैं कि फ्लावर में चार पार्ट्स होता है। ये भी बताए हैं कि मेल पार्ट्स का नाम है ग्लोसियम, फीमेल पार्ट का गाइनेशियम। एंडोशियम का एक जो मेंबर है उसका नाम होता है स्टामेन। और एक स्टामेन को यदि डिटेल में जान लिया जाए तो सब एक जैसा होगा। तो एक स्टामेन को डिटेल में स्टडी करते हैं, क्या क्या देखते हैं। प्रत्येक स्टामेन में दो पार्ट्स होता है। ये फिगर है स्टामेन का, दो पार्ट्स है, एक फिलामेंट और दूसरा डायंथर। ठीक है, दो पार्ट्स है, एक फिलामेंट और दूसरा है एंथर। ये जो फिलामेंट है वो लंबा होता है, पतला सा धागा के जैसा डंठल होता है स्टामेन का। एट द टर्मिनल एंड ऑफ द विच, उसके टर्मिनल एंड पर, अंतिम छोर पर एंथर लगा होता है। जैसे पेपर में जो पिन लगाते हैं उसमें इसी तरह से पतला सा डंठल होता है, ऊपर में हेड होता है, एंथर भी लगा वैसा ही होता है। अब एक एंथर का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये एंथर को काटने से पहले देख लेते हैं कि एंथर में प्रायः दो लोब होते हैं। चूंकि अधिकांश फ्लावर के एंथर में दो लोब होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं डायथिकस। लेकिन कुछ ऐसे फ्लावर हैं जिसके स्टामेन में मात्र एक ही लोब होता है। जब स्टामेन के एंथर में एक ही लोब होता है, इसको कहते हैं मोनोथिकस। बड़ा कॉमन प्लांट है, अपने यहाँ जो अड़हुल का फूल होता है उसमें देखेंगे ठीक से तो एक ही लोब होता है, मोनोथिकस है। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, धतूरा इस सब में स्पष्ट दिखाई देता है डायथिकस। जब एंथर का टीएस ऐसे करके काट लिया जाए, ऐसे करके, और माइक्रोस्कोप में लगा के देखते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर आता है। एक लोब ये, एक लोब ये, बीच में फिलामेंट का पार्ट है जिसको कहलाता है अंदर में कनेक्टिव। दो लोब के बीच जो फिलामेंट है उसका नाम कनेक्टिव हो जाता है। जब एंथर से बाहर है तो फिलामेंट, एंथर के अंदर चला गया, इसका नाम हो गया कनेक्टिव। जैसे नाम यहां बढ़ा सकते हैं, यहां से यहां लिख करके जोड़ दें, कनेक्टिव। तो दो लोब है, बीच में कनेक्टिव है। और एक लोब में देखते हैं दो पॉलन सैक्स का बैग लाइक स्ट्रक्चर, पॉलन सैक्स। दो यहां, दो यहां, एक में दो, एक में दो, दोनों मिलाकर के चार होता है। यही लिखे हैं इसमें, टीएस ऑफ एंथर shows that it is formed of 4 pollen sacs। और pollen sac का दूसरा नाम होता है माइक्रोस्पोरेंजियम।
2 in each row। ये तो माइक्रोस्पोरेंजियम है, पोलन सेक्स है, प्रत्येक लोब में दो दो होता है, इसलिए पूरी एंथर मिला करके 4 हो गया। अब एक माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर जान लें तो चारों का जान लेंगे तो एक ही काफी है। अब अगला पार्ट है माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। देखो अभी बताने जा रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम का टीएस, और इस टीएस का फिगर जो है वो वीडियो में रखा रहेगा, देख लेना। अगर एक माइक्रोस्पोरेंजियम का टीएस यदि देखते हैं तो उसमें देखते हैं क्या कि प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम का शेप जनरली सर्कुलर होता है, गोल होता है, और चारों ओर से 4 तरह का लेयर या इसको वॉल भी कहते हैं उसे घिरा होता है। चारों लेयर का नाम है एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। सबसे बाहर एपिडर्मिस है, लिखे हैं, या आउटर मोस्ट लेयर है, और ये बना किससे होता है? यूनिन्यूक्लिएट सेल के एक लेयर से। मात्र सेल का एक ही लेयर है और सेल में न्यूक्लियस मात्र एक है, इसलिए यूनिन्यूक्लिएट सेल हुआ। दूसरा लेयर है, नाम है एंडोथेसियम, ये सेकेंड लेयर है, यह भी बना हुआ है यूनिन्यूक्लिएट सेल से, लेकिन इसके सेल का जो सेल वॉल है वो थिक होता है, तो ये यूनिन्यूक्लिएट थिक सेल के सिंगल लेयर से बना हुआ है। ठीक, थर्ड लेयर है मिडिल लेयर, लेकिन इसमें सेल के जो लेयर हैं वह एक नहीं है, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, मिनिमम 1 मैक्सिमम 3 लेयर होगा सेल का। सेल होगा यूनिन्यूक्लिएट। ये तीनों लेयर जो ऊपर का है, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम और मिडिल लेयर, तीनों प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। ये प्रोटेक्टिव वाल सुरक्षा करता है माइक्रोस्पोरेंजियम का, और जब माइक्रोस्पोरेंजियम फटता है पोलन निकालने के लिए, उसके फटने में यह मदद करता है तीनों लेयर। इस फटने क्रिया को डेhiscence कहते हैं। चौथा लेयर है टैपेटम, जैसा कि नाम से पता है ये चौथा है, और सबसे अंतिम लेयर, यह भी सेल के एक लेयर से बना होता है। सेल इसका होता है मल्टीन्यूक्लिएट। इसका मेन काम यही है कि इसके अंदर जो सेल होता है, इसका नाम है स्पोरोजिनस सेल, उसी से बनता है पोलन ग्रेन। इस स्पोरोजिनस सेल और पोलन जो डेवलप हो रहा है, उस डेवलपिंग सेल को ये नरिशमेंट देता है, पोषण देता है, भोजन देता है। अब इस वाल के बीचों बीच में जगह खाली है, उस सेंट्रल पार्ट का, तो सेंट्रल पार्ट में भरा होता है बहुत सारे सेल, जिसको कहते हैं स्पोरोजिनस सेल्स। और सभी सेल मिलकर गुच्छा बनाता है, टिश्यू बनाता है, नाम है इसका स्पोरोजिनस टिश्यू। और मैच्योरिटी, जब फ्लावर मैच्योर कर जाता है, एंथर मैच्योर कर जाता है, तब इसी स्पोरोजिनस सेल से बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। और जब स्पोरोजिनस सेल से पोलन ग्रेन बनता है, इसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। अगले क्लास में बताएंगे एक स्पोरोजिनस सेल से पोलन ग्रेन कैसे बनता है, यानी अगले क्लास में शुरुआत होगी माइक्रोस्पोरोजिनेसिस से।